हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि स्वीडन में घर खरीदना कितना आसान है। और मैं ये बताना चाहूंगा अपने ओन एक्सपीरियंस से। स्वीडन में घर खरीदने के लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, या आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, सर्विस चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैंक लोन भी लेना है तो आपको बैंक में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम फोन पर ही हो जाता है। तो आइए जानते हैं स्वीडन ने किस तरह से घर खरीदना एक आसान कर दिया है। और उससे पहले मैं आपको मेरा घर दिखाना चाहूंगा। सो वेलकम टू माय होम। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। अक्सर ये देखा गया है कि हम घर खरीदते समय इमोशनल डिसीजन लेते हैं और डिमांड एंड सप्लाई को नज़रअंदाज करते हैं। घर खरीदना यकीनन एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, मगर उस घर को जब हम बेचना चाहें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत की अगर हम बात करें तो सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है और डिमांड उस मुकाबले बहुत कम है। घर खरीदना एक बहुत जटिल प्रक्रिया भी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर लोग नए घर को पसंद करते हैं, इसके कारण ज़्यादातर मुनाफा सिर्फ बिल्डर को ही होता है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर काफ़ी मात्रा में रेगुलेट किया गया है। नए कंस्ट्रक्शन काफ़ी मात्रा में कम होते हैं और ज़्यादा ट्रांजैक्शन पुराने मकान पर होते हैं, जिसके कारण मुनाफा फ्लैट ओनर्स को मिलता है। स्वीडन में एक से ज़्यादा फ्लैट लेने पर पाबंदी है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा फ्लैट्स हैं तो उसको आप किराए पर नहीं दे सकते। और हर एक चीज़ को आपको एसोसिएशन से परमिशन भी लेना पड़ता है। इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई को काफ़ी मात्रा में कंट्रोल में रखा गया है। इसके कारण अगर आपको घर बेचना है तो बहुत आसानी से और जल्दी आप आपके घर को बेच सकते हैं, और ज़्यादा मुनाफा तो नहीं, बट आपको लॉस इस ट्रांजैक्शंस में नहीं होता। इसलिए बहुत आसानी से यहाँ घर खरीदा जा सकता है और अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बाइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो हमको बहुत सारे मीडियम्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकर्स, होर्डिंग्स और बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि 99 एकर्स, नो ब्रोकर, मैजिक ब्रिक्स, कॉमन फ्लोर और बहुत सारे। इसके कारण हमको जो महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए वही हमको नहीं मिल पाती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उस एरिया में कितना रेट चल रहा है, वहाँ पर कितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस उधर प्रॉपर्टी बेचने के लिए कितना समय लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस एरिया में कितना डिमांड है। ये सारी जानकारी हमको अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो 95% ऑफ ट्रांजैक्शंस एक ही पोर्टल से होते हैं। इसके कारण हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी जैसे कि उस एरिया का रेट, वहाँ का डिमांड बहुत अच्छी तरह से हमको मिल पाता है। तो आइए देखते हैं स्वीडन में किस तरह से लोग अपनी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और किस तरह से उस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 95% से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक ही साइट पर होते हैं और उसका नाम है हेमनेट। इसी साइट पर आप अपना क्राइटेरिया डालकर अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं और उस एरिया में आपको पता चलेगा कि कितने सारे फ्लैट्स अवेलेबल फॉर सेल, कितने सारे अपकमिंग है और कितने सारे फ्लैट वहाँ बिक चुके हैं, और उसका रेट क्या था, उसका एरिया का क्या था। इस प्रकार से आपको बहुत आसानी से ये सारी जानकारी मिल जाती है और आप आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर मुझे फ्लैट खरीदना है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कितने सारे फ्लैट्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर मुझे ये फ्लैट पसंद आता है तो यहाँ मुझे उस फ्लैट की सारी जानकारी मिल जाएगी। नॉर्मली यहाँ जब भी फ्लैट बेचते हैं तब उसका एक व्यूइंग डेट होता है, यानी आप उस फ्लैट को आप देखने जा सकते हैं और जो उसके बाद बिडिंग चालू हो जाती है। बिडिंग यानी हर हर कोई जो उस घर को खरीदना चाहता है वो बीड करता है, क्योंकि यहाँ पर
जो डिमांड है और सप्लाई है वो काफ़ी तरह से कंट्रोल में किया गया है, इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स को बिडिंग हो जाती है और वो सारी बिडिंग आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस हाउसिंग सोसाइटी को कौन सी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रन कर रही है और गवर्नमेंट उस सोसाइटी को रेटिंग भी दी जाती है। उस रेटिंग के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि अगर अच्छी रेटिंग है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उस सोसाइटी में काफ़ी अच्छी तरह से कामकाज चल रहा है और उसमें हम शांतिपूर्वक रह सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि कितने सारे बैंक्स इस घर को फाइनेंस कर सकते हैं और उसका सारा डिटेल हमको यहीं पर मिल जाता है। अगर हम उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमको यहाँ पर ये ट्रेंड मिल जाता है कि कैसे वहाँ उस एरिया का अप्रिसिएशन है, क्योंकि हम जब घर खरीदते हैं तो घर हम सिर्फ रहने के लिए भी नहीं, तो हम फ्यूचर के लिए भी जिसका अप्रिसिएशन हमको अच्छा मिले, इसलिए इसके वजह से भी हम घर खरीदते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर एक ही साइट पर मिल जाती है। इस तरह से बहुत आसानी से हम डिसीजन ले पाते हैं। घर खरीदते समय बैंक एक अहम रोल निभाता है। उसी तरह स्वीडन में भी जब आप बिडिंग जीतते हैं उसके बाद आपको सारा डिटेल बैंक को देना होता है और उसके बाद बैंक पूरा उसका वेरिफिकेशन करती है कि आपने ही वो फ्लैट का बिडिंग जीता है या नहीं, और आपका पूरा क्रेडिट रेटिंग भी चेक किया जाता है। और ये सारा काम बैंक ऑटोमेटिकली करती है, उसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है और बहुत सारा काम टेलीफोन पर भी हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो इंटरेस्ट रेट स्वीडन में काफी कम है, जो कि 1.3% से लेकर 3% तक ही है। और ये इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण आपको बहुत कम अमाउंट एज ए इंटरेस्ट बैंक को देना होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से घर खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। और जो टर्म होता है वो भी काफी सालों का होता है, जैसे कि 30 ईयर्स 40 ईयर्स। तो इस तरह से सिंपल होने के कारण आप अपना घर खरीदने का डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। बैंकिंग की इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी खर्चा नहीं है, ना बैंक की फीस, ना ब्रोकर फीस और ना कोई गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी। हमें बस घर के लिए पैसे जुटाने की ज़रूरत है। जैसे कि इंडिया में हम 15% डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह ये स्वीडन में भी हम 15% हमने को डाउन पेमेंट करना होता है। अगर आप 15% नहीं जुटा पाते हैं तो आप 10% भी जुटा सकते हैं और 5% आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। स्वीडन में हाउसिंग सोसाइटीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे ही बैंक लोन अप्रूवल मिलता है उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी से परमिशन लेना कंपलसरी है। उसी के बाद ही बैंक अपना लोन जो है ट्रांसफ़र कर पाती है। हाउसिंग सोसाइटी आपका क्रेडिट रेटिंग चेक करती है। उसके कारण ये है कि वो चेक करते हैं कि क्या आप अपना मेंटेनेंस टाइम पर दे पाओगे या नहीं। और जैसे ही वो रेटिंग क्लियर होती है और उसके बाद एक फॉर्मल मीटिंग में आपको सारे रूल समझाए जाते हैं और उसके बाद ही आपको मेंबरशिप दी जाती है। और ये सारी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से होती है और एसोसिएशन के काम के ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट उनको रेटिंग भी दी जाती है। और यहाँ का सारा काम, यहाँ के सारे एक्सपेंसेस वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जिसके सारे रेसिडेंट वो सारा डिटेल्स एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं। बट इसके विपरीत अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे अपार्टमेंट आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं सोसाइटीज़ फॉर्म करने के लिए। बहुत सारे लीगल दिक्कतों के कारण वो एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे फ्लैट्स जो हैं खरीदी या बेचना, ये सारे ट्रांजैक्शंस विदाउट एसोसिएशन या विदाउट एसोसिएशन के परमिशन के बगैर होते रहते हैं। इसके वजह से जो ओनर, जो बायर्स हैं, उनको काफ़ी लीगली प्रॉब्लम्स आते हैं और काफ़ी लंबा समय लग जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी जानकारी स्वीडन के बारे में मिली होगी। इसी तरह मैं कुछ और वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।